स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर सेम पर। आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है ग्लोबल वार्मिंग या कहें वैश्विक तापमान। आइए जानते हैं मानव जीवन और विश्व पर इसके क्या प्रभाव हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में क्रमिक एवं निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया है। ग्लोबल वार्मिंग को क्या बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण होती है, जिनमें शामिल है जीवाश्म ईंधन जलाना। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में से एक है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का जलना। इस प्रक्रिया से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन जलाने के उदाहरण वनों की कटाई। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई या सामान्य पेड़ों की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। प्राकृतिक कार्बन चक्र के हिस्से के रूप में वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करते हैं। जब जंगलों को काटा जाता है तो पेड़ों में पहले से जमा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। जिस तरह से आए दिन वनों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग में होने वाले योगदान के उदाहरण और कुछ समय के बाद पृथ्वी का दृश्य इससे भी भयानक होगा। पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव होंगे, आइए जानते हैं। चरम जलवायु परिवर्तन। पहली, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें। दूसरे, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ना। तीसरे, वर्षा के पैटर्न में बदलाव जिससे अधिक सूखा और बाढ़ आती है। चौथी, समुद्र की अम्लता में वृद्धि जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। पांचवी, पारिस्थितिकी प्रणालियों, तंत्र और जैव विविधता में व्यवधान। पहला, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें, जिस कारण से औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दिन ब दिन गर्मी की प्रचंड लहरें बढ़ती जा रही हैं। अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरों के परिणाम स्वरूप हरे भरे क्षेत्र भी सूख जाते हैं। बढ़ती वैश्विक गर्मी के परिणाम स्वरूप भविष्य में जल संकट की समस्याएं हो सकती है। दूसरा, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ना। जैसे दिन ब दिन बढ़ती प्रचंड गर्मी और समुद्र का बढ़ता जल स्तर भविष्य के आने वाले संकट का संकेत है। तीसरा, वर्षा के पैटर्न में बदलाव जिससे अधिक सूखा और बाढ़ आती है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव से अत्यधिक सूखा व बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चौथा, समुद्र की अम्लता में वृद्धि जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। समुद्र की अम्लता में वृद्धि का एक उदाहरण समुद्र के अम्लीकरण की चल रही घटना है, जहां समुद्र जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को अवशोषित करता है, जिससे समुद्र के pH स्तर में धीरे धीरे कमी आती है, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है और समुद्री जीवन को प्रभावित करता है, विशेष रूप से मूंगा चट्टान और शेलफिश जैसे गोले बनाने वाले जीव। पांचवा, पारिस्थितिकी प्रणालियों, तंत्र और जैव विविधता में व्यवधान। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और तूफान सुनकर पहले तो जान माल की हानि का ख्याल आता है और नजरों के सामने वो सारे दृश्य आने लगते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं इन आपदाओं के कुछ उदाहरण। वैज्ञानिक आम सहमति यह है कि ग्लोबल वार्मिंग वास्तविक है और ग्रह के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके प्रभावों को कम करने के प्रयासों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव, ऊर्जा दक्षता में सुधार और वनों की कटाई को कम करना शामिल है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है? अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इसका सीधा प्रभाव कृषि, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक हानि है। और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में आने वाले खतरे का ख्याल आता है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, पेरिस समझौता और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य। आइए जानें इसके बारे में। पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है। समझौते के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य प्रत्येक देश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और हर 5 साल में उनकी समीक्षा की जाती है। उन्हें 21वीं सदी के मध्य तक नेट जीरो तक भी पहुंच जाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के 8.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 50% की कटौती की आवश्यकता है। यह आंकड़ा प्रत्येक देश की प्रलेखित प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखता है। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद वैश्विक उत्सर्जन में गिरावट के बजाय वृद्धि जारी रही। सरकारी और निजी पहल। पहले तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ व्यक्तिगत, सरकारी और उद्योगों की भूमिका क्या होगी। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में व्यक्तिगत कार्रवाई, शिक्षा और जागरूकता। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का महत्व। इसके बारे में हमें सभी को शिक्षित करने की आवश्यकता है। आइए हमारे ग्रह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा उनसे निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा करें। आइए एक बेहतर विश्व बनाएं। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रकृति और ग्रह की सुरक्षा के लिए सोचना होगा। और प्रदूषण को रोकना ही सबसे अच्छा उपाय है। जैसे कचरा जलाने की बजाय उसे किसी और तरह से नष्ट करने के लिए तरीके ढूंढे जाएं, जो इसके परिणामों को कम करने के लिए सहायक सिद्ध हो। पुनर्वनीकरण, वनों को पुनः स्थापित करना, ग्रह को पुनर्जीवित करना। यानी हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तब जाकर पृथ्वी को कुछ इस तरह से फिर से हरी भरी बनाया जा सकता है। पुनर्वनीकरण उन क्षेत्रों में पेड़ों को फिर से लगाने की प्रक्रिया है जो कट गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जैव विविधता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक साथ मिलकर काम करते हुए हम लुप्त हो चुके वनों को पुनः स्थापित कर सकते हैं, जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं तथा अधिक हरित एवं अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कर सकते हैं। Save Earth. Save the planet. Stop. Save Earth. Stop. Save Earth. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत कार्रवाई और प्रणालीगत परिवर्तन दोनों शामिल हों। यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियाँ दी गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन। पहला, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें। धीरे धीरे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को स्वच्छ विकल्पों से प्रतिस्थापित करें, जैसे पन बिजली संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, विद्युतीय वाहन, सौर ऊर्जा संयंत्र। दूसरा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा में निवेश करें। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किए बिना बिजली पैदा करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र, पन बिजली संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र,
भूतापीय विद्युत संयंत्र। ऊर्जा दक्षता बढ़ाएं। पहला, इमारतों और परिवहन में ऊर्जा दक्षता में सुधार करें। ऊर्जा कुशल उपकरणों, इंसुलेशन और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। 2, ऊर्जा की बर्बादी को कम करें। जब उपयोग में न हो तो लाइटें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें और जब चार्ज न कर रहे हों तो उपकरणों को प्लग से हटा दें। वनों का संरक्षण एवं पुनर्वनीकरण। पहला, वनों की कटाई रोकें। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। दूसरा, पुनर्वनीकरण। कार्बन अवशोषण बढ़ाने और प्राकृतिक आवास बनाने के लिए पेड़ लगाएं। टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियां। पहला, भोजन की बर्बादी कम करें। उत्पादन से लेकर उपभोग तक सभी स्तरों पर भोजन की बर्बादी को न्यूनतम करें। दूसरा, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दें। ऐसी कृषि का समर्थन करें जो उत्सर्जन को न्यूनतम करे और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करे। तीसरा, मांस की खपत कम करें। पशु कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। व्यक्तिगत क्रियाएं। पहला, उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। अपशिष्ट को न्यूनतम करें और संसाधनों का संरक्षण करें। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन चुनें। जब भी संभव हो पैदल चलें, साइकिल चलाएं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। तीसरा, जलवायु अनुकूल नीतियों का समर्थन करें। ऐसी नीतियों को बढ़ावा दें जो नवीकरणीय ऊर्जा को और ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पहला, वित्तीय और तकनीकी सहायता। विकसित देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में विकासशील देशों का समर्थन करना चाहिए। दूसरा, वैश्विक समझौते। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इन रणनीतियों को लागू करके हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अंत में आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा या आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।